Student, this is the paper. Assalamu alaikum student. Once again we are going to solve and explain. I am going to explain paper 4-2 alternative to practical of October November series year 2021. We have already discussed and solved paper 1 and paper 2 as well. So this is last paper of this series. All of you know that the total marks is 60 in this particular paper. Time is 1 hour. Marks are given. Calculator is allowed. So without wasting a single second, start करते हैं. And this is alternative to practical paper. Once again I am telling to you. और इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है. प्रैक्टिकल बेस और एक्सपेरिमेंटल बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी बाकी बहुत कुछ पूछे. तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. A student uses the apparatus to separate a mixture of 3 alkanes. For this purpose, he used fractional distillation technique. Technique of fractional distillation. ठीक है. So this is the apparatus: thermometer, water in, water out, mixture of alkanes, conical flask और ये apparatus B. Name apparatus A and B. Name apparatus A and B. तो ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, मेमोराइजिंग क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं. इट इज कॉल्ड कंडेंसर और मोर अप्रोप्रिएट इट्स नेम इज लेबिक कंडेंसर. लेबिक LIEBIG लेबिक कंडेंसर. फंक्शन आपको पता है. इट कंडेंस वेपर्स इनटू लिक्विड फॉर्म. एंड इज अगेन आस्किंग अबाउट what is B? It is column. Which column? Fractionating column. Fractionating column. तो बड़ी आसानी से 2 मार्क्स क्लियर किए आपने ऑन मेमोराइजिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये. अब नाउ आइडेंटिफाई 2 एरर्स इन द असेंबल्ड apparatus shown in the diagram. You need to identify 2 errors. देखो पहला एरर, अगर आपने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ठीक तरीके से पढ़ा हो तो दिस इज द एरर एंड दिस इज द एरर. यहाँ पर आना चाहिए वाटर इन और यहाँ से आना चाहिए वाटर आउट टू मेक पॉसिबल चांसेस ऑफ मैक्सिमम कंडेंसेशन. ठीक है. तो ये 2 एरर हैं इस क्वेश्चन में. 1 मिनट रुकें ज़रा. ठीक है बच्चों, एक कॉल आ गई थी, सॉरी. तो ये दीज आर द एरर 1, वाटर इन और वाटर आउट की पोजीशन गलत है. और जो सेकेंड एरर आप खुद देखें इसमें क्या है. यहाँ पर जो कॉनिकल फ्लास्क है इसको सील्ड दिखाया गया है. यहाँ पर इसको सील दिखाया गया है. अगर आप इसको सील करते हो तो जो लिक्विड आ रहा है कंडेंस होके वो प्रेशर बिल्डअप करेगा. इट विल क्रिएट प्रेशर जो कि इसको वेरी डेंजरस एक्टिविटी. तो इट शुड नॉट बी सील्ड. इट शुड नॉट बी सील्ड. तो पहला एरर क्या हुआ, वाटर इन एंड वाटर आउट इन रॉन्ग पोजीशन. Water in and water out is in wrong position. Second, conical flask must not be sealed. मैं लिख भी रहा हूँ आंसर और बोल भी रहा हूँ, तो दिमाग लगाओ अपना यार. ये निफिल नमाज का पेपर है. जो फर्ज नमाज में गलतियां करोगे पेपर 1 और पेपर 2 में उसका कफ़ारा ये करेगा. अब दीज एरर्स आर करेक्टेड. आपने ये एरर्स करेक्ट कर दिए. द मिक्सचर ऑफ अल्केन इज हीटेड इन द फ्लास्क टू स्टार्ट द सेपरेशन. द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स आर शोन. ऑक्टेन बॉइलिंग पॉइंट 126, नोनेन 151 एंड डीकेन 174. स्टेट व्हाई द फ्लास्क इज नॉट हीटेड डायरेक्टली विद द फ्लेम ऑफ अ बंसन बर्नर. भाई बताओ क्यों डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं.
बताओ बेटा, अल्केन्स है ये, हिंट दे रहा हूं, दे आर ऑल अल्केन्स। तो यहां पर हम फ्लास्क को डायरेक्ट हीट देना, व्हाई इट इज नॉट अ गुड एक्टिविटी। फ्लेम ऑफ अ बंसन बर्नर, हम जानते हैं, वी नो दैट ऑल अल्केन्स आर फ्लेमेबल, ऑल अल्केन्स आर flammable, all alkanes are flammable. Combustible, you can write also, can catch fire, can catch fire. ठीक है, state why the flask is not heated with a beaker of boiling point. देखो यहां पर बड़ा मजे का क्वेश्चन है, स्टेट why the flask is not heated with a beaker of boiling water. We know that the boiling point of water is 100 degree Celsius, and these three alkanes boiling point, having boiling point more than water, तो not a fruitful activity. वो इतना टेम्परेचर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जाएगा ही नहीं। तो आप लिख दो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्केन्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल अल्केन्स अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 1 मार्क क्लियर आपका, बड़ी आसानी से, कोई लंबी चौड़ी बात, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेम अ पीस ऑफ apparatus दैट इज सुटेबल टू हीट द फ्लास्क। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर यूज कर लो, बच्चों वाली बात है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जहां पर चांसेस ऑफ कैचिंग द फायर के इलेक्ट्रिक हीटर। क्या हो गया? नाउ नेम द फर्स्ट अल्केन कलेक्टेड इन द कोनिकल फ्लास्क, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो किसका सबसे कम है? ऑक्टेन। तो करेक्ट आंसर इज ऑक्टेन। एक्सप्लेनेशन, हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हैविंग लोएस्ट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, डिस्टिल्ड फर्स्ट, सिंपल। स्टेट द पर्पज ऑफ एपरेटस बी। अब दोबारा पिक्चर पे जाते हैं, एपरेटस बी का पर्पस देखते हैं क्या है भाई। फ्रैक्शनेटिक कॉलम क्या करेगा? सेपरेट द वेपर्स, सेपरेट द वेपर्स ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। लिख दो, ये कोई ऐसी बात नहीं है। सेपरेट द वेपर्स ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है कितने मार्क्स का था? 9 मार्क्स क्लियर किए आपने विद इन 5 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a student investigates the reaction between zinc and dilute sulfuric acid. Equation is show hydrogen gas is produced with salt, zinc sulfate, zinc and sulfuric acid. We know that whenever acid react with any acid, any metal high above in the reactivity series than hydrogen, always salt is produced with the evolution of hydrogen gas. So the student observe bubbles of a gas is being produced when zinc is added to dilute acid. The student does a test to show the gas is hydrogen. क्या करते हैं? ग्लोइंग स्प्लिंट, टेस्ट विथ ग्लोइंग स्प्लिंट। और कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? 125 बार ये एक्सपेरिमेंट लैब में किया होगा। पॉप साउंड, कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? याद करो, पॉप साउंड किस तरह का होता है? दिस काइंड ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस, दिस काइंड ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस, ठीक है। स्टेट द अदर ऑब्जर्वेशन दैट मेक जिंक व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जी सबको पता है ना, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब नहीं पता तो भाई मुझे नहीं मालूम, पढ़कर आते हैं। जिसने अच्छा पढ़ा है उन नो दैट वेन एवर मेटल रिएक्ट विद एसिड, salt and hydrogen produce with the evolution of heat, so delta H of this particular reaction is going to be negative. तो क्या 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 लिखोगे? स्टेट द वन अनदर ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट मेक्स व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। heat given out, or you can write solid disappears. Solid zinc
disappears. 1 mark क्लियर करो. अब जाते हैं इसके अगले पार्ट पर, देखते हैं क्या कह रहा है. A student does an experiment to find out how the rate of this reaction changes as the temperature of dilute sulfuric acid changes. ठीक है. A student does an experiment to find out how the rate of this reaction changes as the temperature of the dilute sulfuric acid changes. Method 1. Measure 100 cm cube of 1 mole per dilute sulfuric acid, concentration given, volume given, and pours this into a beaker. Place a thermometer in the acid. You know, thermometer is not the part of system. Thermometer always part of the surrounding. ये बड़ी confusion है. बच्चे thermometer ऐड करके क्या क्या समझते हैं कि ये become the part of system, but it is totally wrong observation. Thermometer is a part of surrounding. Now heat the acid to required temperature. Remove the heat. Add the known mass of zinc to the acid. Immediately starts a clock. Stop the clock when all the zinc has reacted. Record this reaction time. The student repeats the experiment several times at different temperatures. All other variable likely to affect the rate of reaction are kept constant in the experiment. Temperature के अलावा all the factors are constant. 5 times किया है. रिएक्शन टाइम पर सेकेंड, अगर टेम्परेचर 30 था तो 150. टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन टाइम कम हो गया, मींस रेट इज गोइंग टू बी फास्ट. टेम्परेचर और बढ़ाया, टाइम और कम हो गया. टेम्परेचर और बढ़ाया और टाइम, और टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये रिएक्शन टाइम रह गया 2. स्टेट विच एक्सपेरिमेंट हैज एन एनामोलस रिएक्शन टाइम. एनामोलस रिएक्शन टाइम कहां पर आया? एनामोलस मीन्स स्ट्रेंज, नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, कहां पर आया एनामोलस? सोचो बेटा, सोचो. देखो यहां पर 150 से 80 आया. कितने टाइम कम गए हम लोग? 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है. डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस. और 150 से 80 तो कितना डिफरेंस का फर्क आया? 70. जब आपने 10 डिग्री और बढ़ाया तो फिर 70 का फर्क आना था. समझ रहे हैं बात को? यहां पर कितना टाइम कम हुआ है? 80 माइनस 45, 35 टाइम. और जब और 10 डिग्री बढ़ाया तो ये कम होने के बजाय टाइम बढ़ गया. कम होने के बजाय टाइम, देखो यहां पर भी टाइम कम हो रहा है, यहां पर भी टाइम कम हो रहा है, यहां टाइम बढ़ गया. तो दिस इज एनामोलस पॉइंट. दिस इज एनामोलस पॉइंट. तो स्टेट विच एक्सपेरिमेंट हैज एन एनामोलस रिएक्शन टाइम? एक्सपेरिमेंट नंबर 4. क्योंकि यहां पर टाइम कम होने के बजाय अगेन इंक्रीज. वेरी स्ट्रेंज थिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? सजेस्ट वॉज द स्टूडेंट. अरे क्या हो गया ये भैया, क्यों तंग कर रहे हो? सजेस्ट व्हाट द स्टूडेंट शुड डू टू चेक इफ द रिएक्शन टाइम इन B1 इज एनामोलस. रिपीट द एक्सपेरिमेंट. सिंपल इज दैट. रिपीट एक्सपेरिमेंट 4. रिपीट एक्सपेरिमेंट नंबर 4, क्योंकि एनामोलस यही था. इसको रिपीट कर लें. अब डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन चेंजेस एज द टेम्परेचर ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंक्रीज. सल्फ्यूरिक एसिड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या आंसर आएगा? अच्छा, पहले तो ये स्टेट विच एक्सपेरिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन. ग्रेटेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन है एक्सपेरिमेंट नंबर 5 का, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो 2, उसका सबसे फास्ट रिएक्शन कहां पर हुआ है? जहां पर सबसे कम टाइमिंग है. तो वो किसकी है? रिएक्शन 5 की. फिर डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन चेंजेस एज द टेम्परेचर ऑफ द डाइल्यूट. देखो हमें पता है रेट पढ़कर अगर आए हो अच्छी तरह, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेट इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस. रेट इंक्रीजेस. रेट इंक्रीज मीन्स लेस टाइम पीरियड, लेस पीरियड ऑफ टाइम.
इन लेस पीरियड ऑफ टाइम में रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें मुसीबत वाली बात नहीं है। नाउ अनदर स्टूडेंट डज द रिएक्शन एट 90 डिग्री सेल्सियस। अब वो देखो यार, एक बात है, 90 डिग्री पर लेके जाते हैं, 70 पर उसका टाइम कितना हो गया था 2, तो 90 पर कितना हो जाएगा? इम्पॉसिबल टू मेजर इट, इम्पॉसिबल टू, बिकॉज टाइम is going to be too small to calculate तो 1 मार्क यहां पर भी आपका क्लियर। सजेस्ट 2 वेरिएबल अदर देन द टेम्परेचर ऑफ द डाइल्यूट एसिड और द मास ऑफ जिंक दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तो बताया है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और जिंक का पार्टिकल साइज। पाउडर फॉर्म में करेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा, पाउडर फॉर्म में करेंगे, पाउडर फॉर्म में क्या फायदा होता है? रिएक्शन फास्ट क्यों हो जाते हैं? क्यों? सरफेस एरिया ऑफ जिंक बढ़ जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज्ड, सरफेस एरिया इंक्रीज। तो ये 9 मार्क्स यहां पर क्लियर हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है भाई, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। A student is provided 3 unlabeled bottles which each contain a solution. The student knows the bottles contain, एक बोतल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एल्युमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, एल्युमिनियम सल्फेट, Al2, SO4 3। देखो एल्युमिनियम का चार्ज कितना है? 3, सल्फेट का चार्ज 2-, इनको क्रॉस करेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा? ये बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4। अब आपको क्या क्या दिया गया है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिवन है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट और एक्वस अमोनिया। ये अल्कली है, अल्कली का मीन्स बेसिक है। तो बट नो अदर केमिकल्स और इंडिकेटर्स आर गिवन फॉर ईच ऑफ 3 अनलेबल बॉटल्स। ये जो 3 बॉटल्स की बात कर रहे हैं, ये डिस्क्राइब अ टेस्ट एंड गिव द ऑब्जर्वेशन टू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ द बॉटल। HCl को आइडेंटिफाई करना है, अमोनियम सल्फेट को और जिंक सल्फेट को, एल्युमिनियम सल्फेट को, सॉरी। यू मस्ट डिस्क्राइब टेस्ट that give positive result to identify the contents of each bottle. It must be clear in your answers which solution is identified by each positive result. Chemical equations are not required. बड़ा सवाल है 7 मार्क्स का। अब it's all about your, this question is all about learning and understanding. You are learning and के पीछे से आप टीचर से और अपने तौर पर कितना अच्छा पढ़कर आए हैं। ठीक है भाई, तो अब आप सबसे पहले टेस्ट किसके लिए करेंगे? HCl के लिए कर लेते हैं, डाइल्यूट HCl के लिए कर लेते हैं। डाइल्यूट एसिड का टेस्ट याद करो, हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? एसिड के लिए एसिड कभी भी यूज़ नहीं होगा, अमोनिया यूज़ हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आप क्या यूज़ करेंगे? यूज़ करें आप एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। याद करो, नाइट्रेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट क्या बनेगा? प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ताकि रिएक्शन आपका थोड़ा सा फास्ट हो जाए। कैटलिस्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगी सिल्वर क्लोराइड की, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, white precipitate of silver chloride which is insoluble in excess, insoluble in, ये तो हो गया आपका HCl का टेस्ट। अब आ जाते हैं एक्वस एल्युमिनियम सल्फेट के लिए। टेस्ट फॉर एक्वस एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है भाई, अब सल्फेट है तो क्या यूज करेंगे? इन 3 कॉमन सेंस अप्लाई करो।
व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा इनसॉल्युबल इन एक्सेस। एल्युमिनियम सल्फेट एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया ऐड करेंगे। सॉल्ट एनालिसिस, इट इज ऑल अबाउट सॉल्ट एनालिसिस। अरे 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 अरे, ये भागता क्यों है यार, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। फॉर एक्वस एल्युमिनियम सल्फेट, एक्वस अमोनिया, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, प्रेसिपिटेट पता है ना, इनसॉल्युबल सॉल्ट, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, और ये इनसॉल्युबल इन एक्सेस, इनसॉल्युबल इन एक्सेस, तो ये लिख दें आप। फिर विद जिंक सल्फेट के लिए भी एक्वस, जिंक सल्फेट के लिए भी आप क्या यूज करोगे, एक्वस अमोनिया। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ एक्वस, एक्वस अमोनिया, वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस। ये इनसॉल्युबल था, ये सॉल्युबल इन, दिस इज द डिफरेंशिएट। तो यहां पर भी आपके अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे मतलब गॉड ब्लेस यू ऑल। 7 मार्क्स क्लियर हैं। इस पेपर में कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लगता है बड़ा लंबा चौड़ा है। 4 ही चल रहा है भाई, 5 आ गया और मेरा ख्याल है बस 6 भी है भाई, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, ये ग्राफ बनाने बड़े आसान होते हैं। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस क्वेश्चन को करने के लिए लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेशन तीनों आनी चाहिए। आपने कितना मेमोराइज किया है? अच्छा देखो, अ सॉलिड मिक्सचर कंटेन्स आयरन 2 सल्फेट एंड सैंड। आयरन 2 सल्फेट का फार्मूला FeSO4, और सैंड आपको पता है ना क्या होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आई स्टूडेंट डिटरमाइन द परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन 2 सल्फेट इन द मिक्सचर। ये मिक्सचर है। एम्प्टी बीकर का मास कितना आया? 36.02 ग्राम। मास ऑफ बीकर प्लस मिक्सचर 55.96 ग्राम। मास ऑफ मिक्सचर क्या करेंगे? 55.96 माइनस 36.02, तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 19.94 ग्राम। 1 मार्क क्लियर है, बच्चे को भी दूंगा, कर देगा। ये अब देखो सेटअप, बहुत दफ़ा ये सेटअप आपने अपनी लैब में किया है। द स्टूडेंट एड्स वाटर टू मिक्सर इन द बीकर, आयरन 2 सल्फेट डिजोल्व इन द वाटर, सैंड डज नॉट, वो फिल्टर पेपर पर आ गई, फिल्टर से अलग कर लिया। सजेस्ट हाउ द स्टूडेंट मेक श्योर दैट नो आयरन 2 सल्फेट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर। कैसे मेक श्योर करेगा भाई? पास वाटर थ्रू द फिल्टर पेपर। अब इसकी टेक्निक बड़ी सिंपल है, घर में भी यूज करते हो। अरे यार, एक तो इसने मुझे तंग किया हुआ है। पास वाटर थ्रू फिल्टर पेपर, थ्रू फिल्टर। इससे क्या होगा? अगर आयरन 2 सल्फेट होगा तो वह पानी में डिजोल्व हो जाएगा और नीचे निकल जाएगा, और नीचे वो पानी के साथ निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो 1 मार्क क्लियर। द एक्वस आयरन 2 सल्फेट इज ट्रांसफर फ्रॉम द conical flask into a volumetric flask. Suggest how the student should make sure that all the aqueous iron 2 sulfate is transferred from the conical flask to the volumetric flask. Wash contents of conical flask. Wash conical flask with water. तो ये मेक श्योर करेंगे आपके सारा का सारा कन्वर्ट हो गया है फ्रॉम कोनिकल फ्लास्क टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब यहाँ से आपकी मेंटल मैथ्स, अंडरस्टैंडिंग
और आपका कैलकुलेशन पार्ट। द सॉल्यूशन इन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज मेड अप टू 500 cm³ ऑफ वाटर। कितना कर दिया आपने लेवल? 500 cm³ का। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस तरह का होता है। अब मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, समझ जाए। इसका वॉल्यूम कहाँ तक कर दिया आपने? 500 cm³ तक, ठीक है। एंड दिस इज योर आर, दिस इज योर, इसका एक नाम दे दिया आर, बिला वजह का नाम दे दिया आर, कुछ भी और दे देते। अब द स्टूडेंट यूजेस द पिपेट टुगेदर विद अनदर पीस ऑफ एपरेटस टू प्लेस 20 cm³। याद रखना 500 सॉल्यूशन बनाया था, उसमें से आपने कितना लिया है? 200 cm³, 20 cm³ ऑफ वाटर इनटू अ कोनिकल फ्लास्क। किससे करेंगे? पिपेट से करेंगे। किससे करेंगे? पिपेट इज द मोस्ट एक्यूरेट एपरेटस टू डू दिस। पिपेट। अब यहां से क्या करा, क्या करेंगे? एग्जामिनर क्या कह रहा है? द स्टूडेंट एड एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और सॉल्यूशन टी है आपके पास, पोटेशियम परमैंगनेट। उसका कितना कंसंट्रेशन है? फिल द ब्यूरेट विथ टी। टी से ऊपर पोटेशियम मैग्नेट 7 लिया। रन्स टी इनटू द कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। Fill the burette with tea, runs tea into the until the end point is reached. Solution T react with the iron 2 sulfate in the conical flask. Iron 2 sulfate reducing agent है, तो solution T क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझो। स्टेट द कलर चेंज। अब ये पोटेशियम मैग्नेट 7 का कलर क्या होता है एसिड में? कलरलेस टू पिंक, कलरलेस टू पिंक। ये रट्टे लगाने पड़ेंगे भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करो और ये नोट करते रहो, ऑब्जर्वेशन आपके टीचर ने आपको करवाई होगी। अब सबसे हल्का पार्ट, फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग। यहाँ फाइनल रीडिंग कितनी है? 0, टाइट्रेशन नंबर 1 में। और फाइनल रीडिंग कितनी है? 26.1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 26.8 कितनी है? 26.8। तो डिफरेंस कितना आया? 26.8। सेकंड में कितनी है? 12.1 2 3 4 12.4 12.4। और इनिशियल फाइनल रीडिंग कितनी है? 38.1 2 3 4 5 38.4 नहीं 1 2 38.4। तो यहाँ डिफरेंस कितना आया? 38.4 माइनस 12.4 26। थर्ड रीडिंग 12.1 2 3 12.3 और फाइनल रीडिंग 39.1। तो यहाँ डिफरेंस कितना आया? 26.8। तो दो बेस्ट रीडिंग कौन सी है आपके पास? दिस वन एंड दिस वन। तो इन दोनों का एवरेज भी कितना आएगा? 26.8। कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, मैथ सबको आती है भाई, ये देख लो। हम इनको बेस्ट लेंगे, इसको और इसको, इनका एवरेज भी 26.8 cm³ आ गया। अब आपको लगाने हैं फार्मूले एंड अप्लाई द फार्मूले। इसको स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब सॉल्यूशन टी इज 0.2 मोल पर dm³ पोटेशियम मैग्नेट 7। ये 7 इसका चार्ज है। किसका चार्ज है? पोटेशियम मैग्नेट 7 का फार्मूला क्या है? KMnO4, जिसमें पोटेशियम का चार्ज है +7। कैसे है? ऑक्सीजन की स्टेट कितनी हो गई? -8, पोटेशियम +1, -8 में से 1 गए, -7 चेंज करेगी पोजीशन +7। ये बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ। सॉल्यूशन टी इज 0.02 मोल पर dm³ पोटेशियम मैग्नेट 7। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल पोटेशियम मैग्नेट्स इन द एवरेज वॉल्यूम ऑफ टी। देखो यार, कंसंट्रेशन का फार्मूला याद होना चाहिए। कंसंट्रेशन इन मोल पर dm³ इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1000 फ्रॉम द फार्मूला cm³
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब तुम्हें क्या मालूम करना है? मोल। मोल मालूम करना है। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.02। वॉल्यूम कितना है? तुमने निकाला 26.8 डिवाइडेड बाय 1000। इसको कैलकुलेट करो तो आंसर क्या आएगा? इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 26.8, आपके साथ ही करता हूं मैं भी, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आंसर आ गया 0.000536 विच इज इक्वल टू, ये पॉइंट यहाँ ले आओ, 5.36 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। ठीक है बच्चों, कितना आया? 5.36 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल, और ये बिल्कुल ठीक आंसर है। अब वो क्या कह रहे हैं आगे? अब आपका दिमाग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, क्या सीख कर आए हो? 1 मोल ऑफ पोटेशियम मैग्नेट 7 रिएक्ट विथ 5 मोल्स ऑफ आयरन 2 सल्फेट। 1 मोल पर कितना रेशो है? 5 मोल का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, तो इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस वैल्यू मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर क्या आएगा? 0.00268 विच इज इक्वल टू 2.68, ये पॉइंट आएगा इधर, इंटू 10⁻⁻³ मोल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब वो आगे क्या कह रहा है? फॉलो द इंस्ट्रक्शन क्लियर एंड इजीएस्ट वे में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेरिक सल्फेट इन 500 cm3। ये कितने में मोल थे? 20 में, तो 500 में निकालो। क्या करेंगे? सोचो, स्टोक्योमेट्री लगाओ। 20 cm3 में मोल कितने आए फेरिक सल्फेट के? 2.68 इंटू 10⁻⁻⁻3। सही है, ये 20 cm3 में आए। तो 1 cm3 में कितने आएंगे? 2.68 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय 20। ही इज आस्किंग इन 500 cm3, तो 500 में कितने आएंगे? 2.68 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 500। सिंपलेस्ट वे में आपको समझा रहा हूं, इजीएस्ट वे में। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करता हूं। आंसर कम 0.067, 0.067। ठीक है भाई, 0.067। अब वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ फेरिक सल्फेट। कुछ नहीं करना तुम्हें, दिमाग लगाओ। मोलर मास दिया हुआ है 1 मोल, इट इज विच इज इक्वल टू 1 मोल। तो इतने मोल का कितना होगा? तो 0.067 मल्टीप्लाई बाय 152, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई बाय 152, 10.184। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, कैलकुलेटर कर रहा है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कर रही है। बाकी 10.184। यूज योर आंसर टू ए एंड जे टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ फेरिक सल्फेट इन द मग। ए के आंसर पे वापस जाओ, मैं भूल गया। ए का आंसर कितना था भाई? 19.94 था ए का आंसर। ए का आंसर था 19.94। तो बेटा कैलकुलेट द मास, मिक्सचर का मास कितना था? 19.94। मिक्सचर का मास था। इसमें फेरिक सल्फेट का मास कितना आया? 10.84। तो परसेंटेज ऑफ फेरिक सल्फेट कैसे निकालेंगे? 10.184 डिवाइडेड बाय कितना था वो? 19.94। लो भाई, ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। चेक करते हैं कितना आता है। डिवाइडेड बाय 19.94, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 51%।
51.07%. दिस इज योर आंसर. 15 मार्क्स क्लियर हुए हैं 5 मिनट में. कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. इस तरह के क्वेश्चन की जितनी ज्यादा मोर एंड मोर प्रैक्टिस इज नीडेड, तो यू विल बिकम मास्टर वेरी सून इन दिस पर्टिकुलर. अभी अगेन क्वेश्चन है सॉल्ट एनालिसिस. याद रख लो, रट्टे वाला क्वेश्चन है, मेमोराइजिंग है, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग. एस एक सॉल्यूशन है. अ सॉलिड कंटेन्स 2 कैटाइन एंड एनाइन. सॉल्यूशन नहीं है. एस कंटेन्स सॉलिड कैटाइन एंड एनाइन. कंप्लीट द सेल. सॉलिड को डिसॉल्व किया वाटर में, उसके 3 पोर्शन बना लिए, बी सी एंड डी. कलर्ड सॉल्यूशन फॉर्म. कलर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट. रट्टेबाजी. जब भी कोई सॉल्यूशन कलर देगा उसमें पॉसिबिलिटी है ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट. तो आपका 1 मार्क क्लियर. अब उसमें क्या किया? एक्वस अमोनिया ऐड की, दिस की बात कर रहा हूँ. तो वो पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ए, एक्वस अमोनिया इज एडिड अंटिल चेंज इज सीन. कॉपर प्लस 2 आयन आए. कॉपर प्लस 2 आयन की ऑब्जर्वेशन, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट. लाइट ब्लू याद कर लो, प्रेसिपिटेट. एक्वस अमोनिया डाली. अब याद करो यार, एक्वस अमोनिया डाली, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व. प्रेसिपिटेट डिसॉल्व. डीप ब्लू सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? इसका कलर और डार्क हो जाएगा. सॉरी, डीप ब्लू. अरे यार, इसीलिए ब्लू पेन इस्तेमाल कर रहा हूं. डीप ब्लू सॉल्यूशन. कॉपर आयन कंफर्म हो गए. कैटाइन क्लियर. अब इसको यहां पर और कंफर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. किसके साथ? यहां पर भी क्या होगा? लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट. लाइट एक्सेस में लाइट ब्लू, ये याद करना पड़ेगा, नोट्स दे चुका हूं पिछले पेपर में. लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट अनचेंज. कंफर्मेशन हो गई भाई, इसमें कॉपर मौजूद है. अमोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ है. अमोनियम आयन मौजूद है, बता दिया एग्जामिनर ने. क्या करेंगे? द मिक्सचर फ्रॉम C2 इज वार्म एंड द गैस फॉर्म इज टेस्टेड विद डैम्प रेड लिटमस पेपर. अमोनिया निकलेगी अमोनियम आयन में. लिटमस टर्न ब्लू. लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू. और तुम्हारा लिटमस पेपर मॉइस्ट होना चाहिए. मॉइस्ट लिटमस पेपर. एसिडिटी नीड्स वाटर, अल्कलिनिटी नीड्स, बेसिसिटी नीड्स वाटर. विदाउट वाटर यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर आर सिस्टम इज एसिडिक और बेसिक. अच्छा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, सल्फेट कंफर्म. क्या करेंगे? एक्वस बेरियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड ऐड कर दो, बेरियम नाइट्रेट ऐड कर दो विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट एसिड. ठीक है, तो ऐड हम क्या करेंगे? दोनों कर दो. बेरियम क्लोराइड ऐड कर दो. बेरियम, अबे बेरियम को क्या हो गया? ऐड बेरियम क्लोराइड प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और HCl. ठीक है भाई, तो ये आपका 9 मार्क्स क्लियर है. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मेमोराइजिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पर है. कितनी जल्दी आप रट्टे लगा लेते हैं. बहुत सारी बातें केमिस्ट्री में याद भी करनी पड़ती हैं. नाउ लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट. व्हेन aqueous sodium hydroxide is added to dilute sulfuric acid, neutralization reaction is produced. डेल्टा H इसकी हमेशा नेगेटिव होती है. हमेशा नेगेटिव होती है. A student has 2 solution. W is 2 mole per dm cube sodium hydroxide and H is unknown concentration. इसको known करना है भाई. Determine the concentration of X. The student transferred 20 cm cube of W. W क्या है? W पता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इनटू अ ग्लास बीकर, मेजर द टेम्परेचर ऑफ W. W का टेम्परेचर भी मेजर कर लिया थर्मोमीटर से. 5 cm क्यूब ऑफ X टू W इन द बीकर. ऐड किया, मिक्सचर को स्थिर किया. मेजर द हाईएस्ट टेम्परेचर रीच, थर्मोमीटर रीच कर लिया. कैलकुलेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिपीट विद डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ X.
ठीक है, ये उन्होंने रिजल्ट भी बता दिया भाई। अरे 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 फिर भाग गया। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ अगर आपने 5 इस पर 5.4, 8, 9.1, 7.8, ये वॉल्यूम ऑफ एक्स बढ़ा रहे हैं आप ऊपर से नीचे। वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू कांस्टेंट लिया। डब्ल्यू याद है क्या था? अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड डब्ल्यू क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड। यस, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। The student use a burette to measure the volume of W and X. State why the student use a burette instead of measuring cylinder. Burette को यूं किया, more accurate and precise. More accurate and precise. State the evidence in the table that shows the reaction is exothermic. By reading increase in thermometer. Reading increased in थर्मोमीटर। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था थर्मोमीटर इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, इज द पार्ट ऑफ सराउंडिंग। सिस्टम से सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ रहा है, इट सिंपली मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अरे ये भागता क्यों है यार? प्लॉट द रिजल्ट्स फ्रॉम द टेबल ऑन द ग्रिड। ड्रा वन स्ट्रेट लाइन थ्रू द फर्स्ट 3 पॉइंट एंड द सेकंड स्ट्रेट लाइन थ्रू द अदर 3 पॉइंट्स। एक्सटेंड बोथ लाइन अंटिल दे इंटरसेक्ट। ये खुद करोगे भाई, आप मुझसे अच्छा कर सकते हो। एक्सटेंड बोथ स्ट्रेट लाइन अंटिल दे इंटरसेक्ट, ये खुद बनाएंगे आप, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, प्लॉट करना है खाली। और फिर इस ग्राफ की मदद से आपको आंसर देने हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स दैट प्रोड्यूस टेम्परेचर इंक्रीजेस 5.6 डिग्री सेल्सियस व्हेन एडेड टू 20। ये खुद कर लोगे, मैथ्स तुम्हारी बड़ी अच्छी होनी चाहिए और फिजिक्स, जहाँ पर तुमने ग्राफ बनाने सीखे हैं। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ ग्राफ बनाने की। यार क्या हुआ, आपके सामने ट्राई करते हैं। तो इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, आई साइड मेरी कमज़ोर हो गई है। ठीक है, ऐसे अब इसको बनाते हैं। बड़ा भी तो नहीं हो रहा। बारीक पेन से बनाएंगे, बारीक पेंसिल यूज़ करेंगे, फाइन पेंसिल। तो वो क्या कह रहा है भाई, ऑल पॉइंट। अब ये तो चार्ट को जाना पड़ेगा कि भाई 20 वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू था और 5 वॉल्यूम ऑफ एक्स था, तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ? 2.7। 2.7। तो वॉल्यूम ऑफ एक्स रखा है एक्स एक्सिस पर और टेम्परेचर इंक्रीज रखा है वाई एक्सिस पर। तो वॉल्यूम ऑफ एक्स कितना लिया है पहले? 5 cm3। कितना? अब आप देखो 5 cm3 का है ये रहा, और इसको ग्राफ को लेके जाओ 2.7 तक। कहाँ तक? 2.7 यहाँ कहीं आएगा भाई। मेरी आई साइड कमज़ोर है। अब आप ये 2.7 कहाँ आएगा? 2, 4, 6 तकरीबन आएगा। 2.7 कहाँ आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर कहीं आएगा। ये खुद बनाएंगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2.7 5 पर कितना हो गया? 2.7 2.7 ये हो गया 3। तकरीबन यहाँ कहीं आएगी लाइन। ये इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। फिर 2.7 पर नीचे आए। दूसरा कहाँ पर जा रहा है? मैं रफ बनाऊंगा, बिल्कुल रफ। 5.4 कितने पर? वॉल्यूम ऑफ एक्स अगर 10 लिया है तो 5.4। 10 पर 5.4, 5.4 यहाँ पर आएगा। 5 ये तकरीबन ऐसे। मैं बिल्कुल रफ बना रहा हूँ, आप खुद बनाएंगे एक्यूरेट। और थर्ड कहाँ पर आया? 15 पर 8। फिफ्टीन पर 8। अरे भैया 15 ये रहा। 6, 15 पर 8। इसको छोटा करना पड़ेगा ग्राफ को। 15 पर 8 का है ये रहा। अब ये आप ज्वाइन करें लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर फर्दर 3 लाइन है, 3 लाइन्स। 20 पर 9.1,
20 पर 9.1, 25 पर 7.8 और 30 पर 6.5। ये 3 लाइनें और लेकर इनको डिस्कनेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे आप, जो ये कह रहा है बिल्कुल वही, और फिर ये वाले आंसर आप निकाल देंगे और तो आपके आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएंगे। मार्किंग स्कीम से चेक कर लेंगे। तो ये पूरा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी आपकी ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अगर आप ग्राफ से आंसर करेक्ट निकालेंगे तो आपकी इन कैलकुलेशन में भी कोई एरर नहीं आएगा। मेरा नंबर यही है 033327409874। एनी क्यूरीज आई एम अवेलेबल 16/24 7 days। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद है आप लोग ये पेपर बड़ा अच्छा करेंगे और सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स A ग्रेड और A स्टार। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो वेरी मच।